ठीक है, तो हम प्रीएम्बल ही पढ़ रहे हैं क्लास में। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो प्रीएम्बल है उसका नेचर क्या है। प्रीएम्बल का नेचर मतलब नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जनरल स्टडी की क्लास है अपनी। क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो जीएस का पेपर नंबर हमारा 2 है, और पेपर नंबर 2 में जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो मेन टॉपिक है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में भी जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से भारतीय संविधान शुरू होता है वो है आपका प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस देश से ली गई है प्रस्तावना, ये बताएंगे इंद्रजीत। कौन सा देश है जहाँ से प्रस्तावना ली गई है? हाँ अमित, कौन सा देश है? हाँ अमेरिका। प्रस्तावना जिस देश से ली गई है, भारतीय संविधान ही नहीं वर्ल्ड के लगभग सभी संविधानों ने प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया है। और अमेरिका वर्ल्ड का फर्स्ट देश है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को ऐड किया था, है ना। तो कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। और प्रतीक्षा, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, संविधान की प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, आप बताएंगे दिव्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था और कब आया ये? हम भारत के लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। उद्देश्य प्रस्ताव कल आई थी आप क्लास में, फिर ध्यान कहाँ रहता है आपका भी? बताइए ना, कल इतनी सबसे क्लास की बिगनिंग की वहीं से हुई थी। क्लास में सोते रहते हो क्या आप लोग? फिर घर जाके रिवाइज किया करो ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था अमन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और वो 13 दिसंबर 1946 को पास हुआ था। पास ही हो गया। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव, बताओ। हाँ, बोलो जल्दी। अब जिसकी टर्न चली गई वो नहीं बोलेगा। हाँ बोलो बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया। इसके आगे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। अच्छा ठीक है, और आगे एक्सेप्ट कब हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव बस इतना था, और ये बाद में जाके इंडिया की सब प्रस्तावना बन जाती है। और प्रस्तावना के फॉर्म में इसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट करती है 24 जनवरी 1950 को, जो कि सबसे लास्ट, कोई भी सबसे लास्ट एडिशन होता है किसके अंदर? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना, अंतिम रूप से जिस दस्तावेज को तैयार किया वो क्या है, इसलिए इसको आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि संविधान बना फिर प्रीएम्बल बनी, जो कि किसकी आइडेंटिटी को बताती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी। ठीक है, कल साफ साफ बोला था 4 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। 1940, 1949। इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
ने संविधान को पूरा कंप्लीट कर दिया था। सिर्फ एक चीज नहीं जोड़ी थी, वो थी प्रस्तावना। बाकी पूरा संविधान क्या हो गया था, बन के तैयार हो गया था। प्रस्तावना का जो प्रपोजल वो सबसे लास्ट में उस पर सिग्नेचर हुए, वो कौन सा डेट थी, है ना, ताकि उनको लगा कि अगर 26 नवंबर के बाद भी अगर कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ी संविधान में तो हम प्रस्तावना में वो चीज़ क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। मैम एक डाउट था, जब प्रियम्बल में डेट 26 नवंबर दे रखी है तो 24 जनवरी को कैसे? तो उस दिन हमने बोला कि बन के तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। कोई चीज़ आप बना के रख दी आपने, प्रियम्बल भी बना के रख दिया आपने, अब आपने उसी दिन क्यों नहीं उसको क्या कर दिया, एप्लीकेशन कर दिया। उसी दिन इसलिए एप्लीकेशन नहीं करा क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट थे उनको यही लगा कि अभी तो संविधान लागू करने की डेट क्या डिसाइड हुई, 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, 1950 को संविधान। तो 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में अगर कुछ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग ये थी 24 जनवरी को बहुत सारे काम हुए, आपने देखा होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हुआ, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, सभी से डेट को संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया। तो उनको यही था कि अगर कुछ इस बीच में अगर हम कुछ और मीटिंग्स होंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और संविधान में अगर हमें कुछ जोड़ घटाना करना पड़ा, है ना, क्योंकि फाइनलाइज तो नहीं था, तो तब तक हम कर सकते हैं, ये पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी। इसलिए उन्होंने प्रियम्बल को सेफ रखा, है ना, कि कभी भी कुछ हुआ तो हम प्रियम्बल के जरिए वो चीज़ शो करनी पड़ेगी। और यही वजह थी कि उस दिन तो फाइनली उन्होंने, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि आज हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और आज ही हम प्रस्तावना को थोड़ी स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार तो किस चीज़ को कर रहे हैं, तो संविधान तो उसी दिन लागू हो गया। और प्रियम्बल किसको लागू करने की बात करती है, संविधान को। प्रियम्बल खुद अपने आप को लागू थोड़ी कर रही है, आइडेंटिटी कार्ड खुद का थोड़ी होता है ना, वो तो किसी दूसरे का बताता है। तो प्रियम्बल किसको बता रही है, संविधान को बता रही है। संविधान जिस डेट को लागू हुआ वही तो है 26 नवंबर, जिस डेट को कंप्लीट हो गया और 16 आर्टिकल लागू हो गए, वो कौन सी डेट है। अगर ये चीज़ प्रियम्बल में ये नहीं होती तो कौन सी डेट आप डालते फिर, है ना। तो आइडेंटिटी कार्ड तो बन के तैयार पहले हो गया, संविधान तैयार हुआ तो प्रियम्बल तैयार हो गई। बट प्रियम्बल को कब फाइनल एक्सेप्ट हुआ, मतलब कब सब लोगों ने सिग्नेचर किए कि यही रहेगा, क्या रहेगी, यही प्रस्तावना रहेगी, तो वो उन्होंने कब किया, है ना। ये जो इसमें प्रियम्बल में जो डेट लिखी है ये संविधान को एक्सेप्ट करने की डेट है। प्रस्तावना ने कभी अपने आप को एक्सेप्ट, प्रस्तावना खुद तो नहीं बोलेगी कि मैं अपने आप को हियर बाय अडॉप्ट, संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। अब प्रस्तावना को अडॉप्ट कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब किया, तो उसकी डेट ये, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। और जिस दिन आप पढ़ लोगे उसकी भी कुछ डेट होगी, इतिहास में याद कर लोगे, है ना। कई लोग हैं जो इतिहास बनाने वाले 1-2 साल में याद करेंगे प्रियम्बल, है ना, फिर सुनाएंगे लोगों को कि हमें प्रियम्बल याद करने में पूरा 1 साल लग गया। क्लियर है, ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा जो है ये 4 बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेट है। और ये जो प्रियम्बल में जो डेट लिखी है ये संविधान को एक्सेप्ट करने की डेट है। किसको एक्सेप्ट करने की डेट है, प्रियम्बल को एक्सेप्ट करने की जो डेट है वो संविधान को एक्सेप्ट किया वी दी पीपल ने, और वी दी पीपल कहाँ मेंशन है, प्रियम्बल में। प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट बैठक कब हुई, 24 जनवरी, और उसके जस्ट 2 दिन बाद संविधान लागू हो गया। संविधान को बनाना और लागू करवाना संविधान सभा का काम था। अब जो काम पूरा हो गया फिर भी संविधान सभा बनी रहेगी क्या, संविधान सभा खत्म हो गई। अब ये जो संविधान सभा खत्म हुई है यही भारत की पहली पार्लियामेंट बनी। भारत की पहली संसद क्या है, जो संविधान सभा थी जिसने अपना संविधान बनाने का काम पूरा कर दिया। अब वही लोग क्या बन गए, भारत की पहली पार्लियामेंट। क्योंकि चुनाव, भारतीय संविधान में तो लिखा था कि चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव इतने जल्दी कैसे होंगे। तो पहली पार्लियामेंट बिना चुनी हुई थी, जो संविधान सभा के लोग थे वही अब क्या बन गए, संसद। और पहली बार भारत में जनरल इलेक्शन 1952, 51, 52 में हुआ। और यही वजह है कि 52 में भारत की पहली निर्वाचित पार्लियामेंट बनी और संविधान सभा फिर पूरी तरह से क्या हुई, क्लियर है। तो संविधान सभा ने जैसे ही संविधान को लागू करवा दिया 26 जनवरी 1950 को, अब वो क्या बन गई,
हाँ, अनस्टेबल पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। और कब तक रही वो? 2 साल, 52 में जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए, जिन चुनाव को आज आप देखते हो ना लोकसभा के चुनाव, तो भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव 1952 में हुए, ठीक है। मतलब दिसंबर 51 और रिजल्ट वगैरह आया 52, तो 52 ही हम देखते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो इस डेट में कंफ्यूजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये संविधान को अडॉप्ट करने की डेट है और हमें इस दिन 16 आर्टिकल लागू हो गए थे, ठीक है, सेम इसी डेट को। और ये प्रस्तावना को स्वीकार करने की डेट है। खैर इस दिन और भी कई सारे काम हुए थे और ये संविधान को लागू होने की डेट है, ठीक है। तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देख रहे थे कि भारतीय जो संविधान की प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, सबसे पहला पॉइंट देखा था कि इस प्रियम्बल का सोर्स क्या है, कहाँ से ये प्रियम्बल जनरेट हुई है। तो हमने देखा था इस प्रियम्बल का सोर्स क्या है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये हम कल समझ चुके थे, हम भारत के लोग क्या है। और ये भी अगर भारत छोड़ दे तो वी दी पीपल जो वर्ड है वो सीधा सीधा अमेरिका की प्रस्तावना से कॉपी और पेस्ट किया है। इसमें ना एक शब्द जोड़ा ना एक शब्द वैसा का वैसा है। वहाँ की प्रेमबल भी ऐसे शुरू होती है, भारत की भी वैसे शुरू होती है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे थे कि हमारी जो प्रेमबल है इसका नेचर, या ये क्या प्रॉमिस करती है ना, प्रकृति कैसी है इसकी, प्रेमबल का नेचर कैसा है ना, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। प्रेमबल का नेचर क्या दिखाएगा, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रेमबल कहीं ना कहीं क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेमबल को पढ़ के आप समझ जाते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने नेचर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद, है ना, जिनके बारे में हमने कल चर्चा की थी। सबसे पहला वर्ड कौन सा था, संप्रभु, ठीक है ना, कैसा है, संप्रभु। भारत कैसा, सोवरेन। कैसा देश है भारत, सोवरेन। सेकेंड वर्ड हमने यूज करा था समाजवाद, सोशलिस्ट। थर्ड वर्ड हमने यूज करा था पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमेशा याद रखना धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। जिस शब्द को प्रस्तावना ने जोड़ा है वो कौन सा है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, जिसको हम सेक्युलर बोलते हैं। खैर ये बात अलग है कि अंग्रेजी में जो सेक्युलर है, हिंदी के दो शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष के लिए भी सेक्युलर वर्ड यूज होता है और पंथ निरपेक्ष के लिए भी सेक्युलर वर्ड यूज होता है, ठीक है। हिंदी में दोनों ही शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद या अंग्रेजी का मतलब एक ही, सेक्युलर, लेकिन हिंदी में इन दोनों वर्ड्स अलग अलग है। थर्ड जो है वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा वर्ड था, लोकतांत्रिक। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट है गणराज्य, ठीक है ना, रिपब्लिक। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक नेचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को अश्योर करता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको एकदम फुली अश्योर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज सोवरेन, सेकंड इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, ठीक है। और ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने देखा दीज 2 वर्ड्स एडेड थ्रू दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970। ये 2 शब्द हैं, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। इन्हें संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में, इससे पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर था वो संप्रभु, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य था। ये 2 शब्द जोड़ दिए गए बाद में, ठीक है।
इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य, तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो है दो चीज़ें बड़ा ही इम्पोर्टेंट या जो उद्देश्य है, एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर कर रहा है जस्टिस, क्या अश्योर कर रहा है, न्याय। एक अश्योर कर रहा है इक्वालिटी, समता, ठीक है, और एक अश्योर कर रहा है लिबर्टी, स्वतंत्रता। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी प्रस्तावना में? प्रस्तावना के ऑब्जेक्टिव है न्याय। लोगों को क्या मिलना चाहिए? जितने भी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो सब किसके लिए बने? सबका मुद्दा क्या है? कुछ भी होता है हमारे देश में, कोई नियम बनते हैं, कोई कानून बनते हैं, कोई कमीशन बनते हैं, कोई पॉलिसीज बनती हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस। जस्टिस मतलब कि सभी को क्या मिले, किसी के साथ भी क्या नहीं होना चाहिए, अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अनजस्टिस और जस्टिस को आप कैसे डिसाइड करोगे? अनजस्टिस और जस्टिस को आप कैसे डिसाइड करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, है ना, कि इक्वालिटी मतलब सबको चीज़ें क्या होनी चाहिए। कहीं आपने बोला होगा कि किसी को कोई फैसिलिटी मिल रही है और वो आपको नहीं मिल रही, तो आप क्या बोलोगे? ये तो घोर अन्याय है हमारे साथ, है ना, यही बोलोगे ना कि अन्याय हो रहा है, मतलब सही नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अभी हम देखेंगे सारे वर्ड्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। अगर आप न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा जस्टिस हमें प्रोवाइड करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जब आप संविधान के विभिन्न अनुच्छेद पढ़ोगे अभी अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप वहाँ देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह जस्टिस की बात की गई है। और भारत के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें सोशल जस्टिस मिलेगा, उन्हें इकोनॉमिकल भी जस्टिस होगा और उन्हें पॉलिटिकल भी जस्टिस होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी सरकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रयास होंगे उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि किसी को कोई ज़्यादा और कोई कम ना ले, सबको क्या मिले, इक्वल चीज़ें मिले, जस्ट मिले, क्या मिले, न्याय मिले। फिर समता या इक्वालिटी में हमने क्या क्या चीज़ों की बात करी है प्रियम्बल ने? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर। पॉइंट क्लियर है? आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी को कम और किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्या सेलेक्ट होने की? ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत। ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता कि कई एक परसेप्शन बन जाता है कि मैथ्स बैकग्राउंड जिसका है वो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, या साइंस बैकग्राउंड, वो सारे प्रेजुडिस यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ सब इक्वल है, सब ने एक ही पर्टिकुलर स्पीड से तैयारी करनी है। अब जो उसमें ज़्यादा हार्ड वर्क कर देगा, है ना, वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो अवसर है वो सभी को क्या है, इक्वल है, ठीक है। और प्रतिष्ठा की जब हम बात करते हैं तो प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा का मतलब आपका स्टेटस, जो भी स्टेटस आप जहाँ पर हो और जहाँ तक आप जाना चाहते हो उसमें आपको क्या मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली। और स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? एक है विचार, एक है अभिव्यक्ति, एक है विश्वास, एक है धर्म, उपासना। ये आपके अंदर आपको क्या दी है? आप कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे तो इतनी आपको क्या मिली है? लिबर्टी मिली। क्या मिली है? अब एक वर्ड यहाँ यूज़ होता है कि एक इंडिपेंडेंस होता है। क्या होता है? बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा इंडिपेंडेंस या फ्रीडम वर्ड सुना होगा, और यहाँ पे लिबर्टी वर्ड यूज़ करा है। इसका मतलब क्या है? इसके मायने क्या है? क्या दोनों वर्ड एक ही है, दोनों अलग अलग?
सुना होगा ना, स्वतंत्रता शब्द का कई जगह आपने सुना होगा। जैसे स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लिबर्टी डे बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट डे बोलते हैं? लिबर्टी डे क्यों नहीं बोलते? अंग्रेजी में यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है? लिबर्टी। जबकि हिंदी में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? दोनों ही थोड़ा बेसिक डिफरेंस है दोनों शब्दों। ठीक है, हमने एक पॉइंट लिखा था पहले कि संविधान की लैंग्वेज में बड़ा ही प्रॉब्लम है। तो ये वही प्रॉब्लम कि इंग्लिश में तो लिबर्टी लिख दिया तो वो समझ जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंस और लिबर्टी बोथ आर डिफरेंट थिंग, लेकिन हिंदी में क्या लिखा है? स्वतंत्रता। इंग्लिश में से आप इंडिपेंडेंट ही बोलेंगे, लेकिन जब प्रस्तावना पढ़ते हो और इंग्लिश का वर्ड आता है तो क्या वर्ड मिलता है आपको? लिबर्टी, है ना। तो लिबर्टी और इंडिपेंडेंस दो अलग अलग चीज़ है। जैसे कि हमने बोला कि पॉलिटी में या लॉ के वर्ल्ड में कोई भी दो वर्ड एक दूसरे के सिमिलर हो ही नहीं सकते। अगर दो वर्ड हैं तो दोनों के अपने इंडिविजुअल मीनिंग है। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। 3 चीज़ें हमें मिली हैं। एक हमें मिला जस्टिस, एक हमें मिला इक्वालिटी और एक हमें मिला है लिबर्टी। ऑब्जेक्टिव में बस ये 3 ही लिखेंगे। अगर आपसे और डिटेल में पूछे तो आपको लिखना है जस्टिस में कौन कौन से जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। इक्वालिटी में स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और लिबर्टी में है ना थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, है ना। ये हमें क्या मिली है? लिबर्टी। और ये 3 सेगमेंट हम 3 पॉइंट में, और एक और जो चौथा पॉइंट है जो प्रीएम्बल में हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि हमने बताया था, वो था डेट्स। और डेट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है 26 नवंबर 1949। जब भी आप प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल को इन 4 सेक्शन में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने देखा था। जिसमें ये वाला पॉइंट हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके थे प्रीवियस क्लासेस में। हमारा टॉपिक नेचर चल रहा था। नेचर में हमने सॉवरेनिटी को डिस्कस कर लिया था, सोशलिज्म को डिस्कस कर लिया था। टुडे हम डिस्कस करेंगे सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देन फिर हम आएंगे ऑब्जेक्टिव पर, और ऑब्जेक्टिव में ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। और फिर डेट तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था। तो जब भी प्रस्तावना आप पढ़ें तो प्रस्तावना के ये 4 सेक्शन, कितने सेक्शन है? ये 4 सेक्शन। ठीक है, ओके। अगर प्रस्तावना लिखने को आती है, अगर वो सिंपल बोल देते कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को लिखिए, तो सीधा सा वी द पीपल से शुरू होके लास्ट तक लिख के ख़त्म। नोट डाल के लिख सकते हैं कि सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और इंटीग्रिटी वर्ड एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976, है ना। इससे रिलेटेड 2 केसेस हैं, है ना। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप लिखो तो कैसा लिखो। अगर बड़ा क्वेश्चन आए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडियन प्रीएम्बल, या इंडियन प्रीएम्बल कंसिडर एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामाइन, तो आपको कैसे एग्जामाइन करना है? वहाँ आप वी द पीपल ऑफ इंडिया लिख के नहीं आ सकते। कि प्रश्न पूछा है कि भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है, परीक्षण कीजिए या मूल्यांकन कीजिए, ये क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आप कैसे आंसर लिखोगे? प्रीएम्बल लिख कर आ जाओगे क्या कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष? नहीं, वहाँ आपको कैसे लिखना है? डिवाइड करना है कि इंडियन प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे समझने के लिए हम इसे बाइफरकेट कर सकते हैं इन दी 4 मेजर सेगमेंट, और वो ये है। और फिर एक एक करके सबको क्या करो? एक्सप्लेन करो। और फिर ये बताओ कि ये जितनी भी चीज़ें ऊपर डिस्कस की हैं, ऑल आर मेंशन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इन वेरी ब्रॉड एस्पेक्ट, है ना। 10 वी कैन से इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? तो अगर प्रश्न वैसे पूछा जाए तो उसका आंसर हमको, लेकिन प्रश्न सीधा आ जाए कि प्रस्तावना लिख दीजिए आप, तो सिर्फ हमें लिखकर वहाँ से आगे बढ़ लेना। वहाँ फिर ज़्यादा ज्ञान अपने को ऐसा वाला देना नहीं, ठीक है। या इंडियन प्रीएम्बल कंसिडर एज अ की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इवैल्यूएट, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की चाबी कहा जाता है, समझाइए। तो भी आपको कैसे समझाना पड़ेगा? लेकिन अगर सीधा पूछ लिया जाए प्रस्तावना लिख दीजिए, तो सिर्फ लिख दीजिए और आगे बढ़ जाइए।
है ना। अगर बड़ा क्वेश्चन है 12 साढ़े 12 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का है, तो प्रीएम्बल लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 3 वर्ड ऐड हुए हैं, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ठीक है, फिर एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, 2 मेन केसेस, कितने हैं, 2 मेन केस हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड, एक बेरुबाड़ी और एक केशवानंद भारती। ठीक है, 1970 बस। ठीक है, अगर सिर्फ ये पूछे कि प्रीएम्बल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न वादों को समझाइए, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू द प्रीएम्बल, तो फिर आपको सिर्फ ये अभी पढ़ेंगे हम आगे, ये 2 केस बड़े इंपॉर्टेंट है, हम इनको डिटेल में देखेंगे, तो फिर आपको सिर्फ ये लिखना। अगर क्वेश्चन पूछे कि राइट द प्रीएम्बल आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है, तो आपको तब भी आप यही प्रीएम्बल लिखोगे जो भी आप नॉर्मल लिख कर आओगे, लेकिन अब उन्हें 42nd अमेंडमेंट का जिक्र किया तो आपको थोड़ा सा किन शब्दों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो एक प्रीएम्बल है बहुत छोटी सी, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछने का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नॉट मेंशन इन आवर प्रीएम्बल, ये क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में है ही नहीं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा जब तक प्रीएम्बल याद नहीं होगी। या कोई भी बीच का 2 लाइन उठा के दे दी, बीच का एक वर्ड गायब कर दिया, वहाँ पे आपको फिल करना है कि करेक्ट वर्ड कौन सा। तो ये भी क्वेश्चन आया, यूपीएससी में भी आया, स्टेट पीएससी में भी आया। आ गई बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या आएगा, इस पे हमारा आंसर राइटिंग डिपेंड करेगी। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आपको तैयार रहना। एक तो पूरा प्रीएम्बल रट लो, अगर आए तो तुरंत लिख दो, और अगर दूसरे तरीके से आता है तो फिर हमारे पास ये अप्रोच होगी हमारी। क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ में आ गई है। फ्रैटर्निटी क्यों इंक्लूड किया है? किस चीज़ में? फ्रैटर्निटी भी है। फ्रैटर्निटी इनिशियल लेवल से फ्रैटर्निटी है, और फ्रैटर्निटी बड़ा ही अच्छा सा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा वर्ड है ना। और हमेशा से इंडिया में फ्रैटर्निटी की फीलिंग, जिसको बोलते हैं भ्रातृत्व या भाईचारे की भावना है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। किस बेसिस पर वो लोगों को डिवाइड कर रहे थे, है ना। डिवाइड एंड रूल का मतलब है विभाजन करो और शासन करो। किस चीज़ को विभाजन करो? आपस में जो इनकी जो एक फ्रेटर्निटी है उसको तोड़ो, है ना। क्योंकि ये इंडिया में जब वो आए तो बड़े ही ताज्जुब थे, है ना, कि इतनी तमाम तरह की डाइवर्सिटी है यहाँ पर, रिलीजियस भी, कास्ट भी, लैंग्वेज भी, फिर भी लोग बड़े ही प्रेम से रहते हैं, किसी को किसी से कोई ऐसी शिकायत नहीं। और उनको लगा कि ये ही इन लोगों का सबसे बड़ी यूनिटी ही हम लोगों के लिए डेंजर है। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल डिवीज़न बोला तो था इस बेसिस पर कि बड़ा एरिया एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रही, लेकिन मेन कारण क्या था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल में हिंदू और मुस्लिम्स की बहुत ज़्यादा यूनिटी थी, और वो वहाँ की फ्रेटर्निटी को तोड़ के क्या करना चाह रहे थे। तो एक ये मैसेज भी था, है ना, कि जितनी भी कास्ट, कम्युनिटी, सेक्ट, लैंग्वेज है, बट ओवरऑल हम किसको फेवर करते हैं? फ्रेटर्निटी को फेवर करते हैं, भ्रातृत्व की भावना। चाहे इंडिया में वेरियस कम्युनिटी हो, चाहे वर्ल्ड के तमाम तरह के देश हो, वसुधैव कुटुंबकम क्यों बोल पाता है भारत? बिकॉज इंडिया बिलीव करता है इन दी फ्रेटर्निटी, है ना, भाईचारे की या भ्रातृत्व की भावना। ठीक है, तो ऐसे तो जितने भी हैं ठीक है, बट मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये अपन 3 हैं देखेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जस्टिस है, इक्वालिटी है और लिबर्टी। मैम सोशलिस्ट में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, और इक्वालिटी में भी स्टेटस इक्वल। हाँ, देखिए सोशलिज्म में क्या है, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, लेकिन सोशलिज्म ये नहीं बोलता कि आप कौन कौन सी इक्वालिटी दोगे। यहाँ वो साफ साफ बोल रहे हैं कि किस किस चीज़ की इक्वालिटी देंगे, है ना। सोशलिज्म ज़्यादातर डील करता है प्रॉपर्टी, किस चीज़ पर डील करता है कि जो आपके पास धन है वो सबको बराबर मिलेगी, रिसोर्सेज बराबर मिलेंगे।
लेकिन रिसोर्स के अलावा आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके पास डिग्निटी नहीं है, तो क्या आपके जीने का कोई भी अस्तित्व है क्या? क्योंकि इंसान को जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, उसकी डिग्निटी होनी चाहिए, है ना। दुनिया भर की सारी दौलतें और सब कुछ आपके पास है, लेकिन समाज में कोई आपको पूछता नहीं है, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, और आपके बारे में इतनी गलत इमेज बनी हुई है, या ऑब्वियसली आप गलत व्यक्ति हैं, तो आपकी डिग्निटी क्या है? तो जीने के लिए धन दौलत जायदाद की ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत है? डिग्निटी की ज़रूरत है ना। तो ये चीज़ अश्योर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि सोशलिज्म क्या करता है कि आपको जीने के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, तो वो आपके पास होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमारे सोशलिज्म ऐसा नहीं है। भारतीय सोशलिज्म क्या है कि रिसोर्सेज को पाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी बराबर, दौड़ो और ले लो, मतलब मेहनत करो और टाटा बिरला अंबानी बनने की अपॉर्चुनिटी सबको, लेकिन सरकार बैठे बैठे आपको नहीं बना देगी। उनने अपनी मेहनत से बनाया, आप भी अपनी मेहनत से बन जाओ। ये इंडियन सोशलिज्म है ना, जो कि इन्फ्लुएंस है गांधीयन सोशलिज्म से। कहाँ से इन्फ्लुएंस है? ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम ये सारे वर्ड्स को थोड़ा सा समझेंगे, देन फिर हम इनके मीनिंग लिखना शुरू करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है क्या? तो अभी फिलहाल हम डील कर रहे हैं, आज हम पंथ निरपेक्ष या सेकुलरिज्म को डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया था, है ना। अब एक चीज़ आप समझिएगा कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। इससे पहले इंडिया का कोई एग्जिस्टेंस था क्या? इंडिया क्या कहलाता था? इससे अलावा इंडिया की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है। तो क्या हमारे देश की कोई इंडिविजुअल डेफिनेशंस वगैरह हुआ करती थी कि इंडिया के नाम से तमाम तरह की परिभाषाएं जानी जाती हों? ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग दुनिया में, वर्ल्ड में जिस चीज़ के लिए किया जाता था, वो बेसिक तौर पर रिलीजियस डिफरेंसेस के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था। हिंदी इंग्लिश में तो दोनों के लिए सेकुलर है, लेकिन हिंदी में जो धर्मनिरपेक्ष उस वर्ड का उपयोग पूरे वर्ल्ड में किस तरह से किया जाता था, विशेष तौर पर उस समय पूरे दुनिया में जिस क्षेत्र का कब्जा था और जिस क्षेत्र की दादागिरी चलती थी वो यूरोप था। कौन सा क्षेत्र था? और ब्रिटेन यूरोप का ही एक देश था, ठीक है। तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष या धर्म शब्द के बड़े अलग अलग मायने थे, और वहाँ पर एक धर्म में भी काफ़ी सारी डिवीज़न था, है ना, कि जो क्रिश्चियन है उसमें भी वेरियस तरह की डिवीजन्स है। तो कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्ष शब्द की एक इमेज थी इंटरनेशनल लेवल पर, वो बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। जब भारतीय संविधान को बनाया गया तो धर्मनिरपेक्ष जैसा कोई भी शब्द यूज़ नहीं हुआ। हाँ, रिलीजियस इंडिपेंडेंस या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 डील करते हैं, फंडामेंटल राइट है हमारा, और वो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, उसे कोई भी इससे वंचित, ना उसके माँ बाप जिसने उसे जन्म दिया है, ना वो राज्य जहाँ वो रहता है, ना वो देश जिसका वो नागरिक है। इज इट क्लियर? कोई भी, नो वन। इज इट क्लियर? तो ये हमें इंडिपेंडेंट मिली है किस आर्टिकल के अंतर्गत? 25 से 28, और ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये क्यों नहीं जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष क्यों जोड़ा गया। तो जैसा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और चूंकि भारत की इससे पहले कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं रही कि धार्मिक आधार पर यहाँ पर दंगे हों या इस तरह की चीज़ें हों, सभी धर्म के लोग सर्वधर्म संभाव के साथ की जो भावना थी वो प्राचीन काल से ही भारत में चली आ रही थी। जब आप इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया में भी कई सारे लोग, हूण को आपने पढ़ा होगा, है ना, बाहर से आए थे, चाइनीज ट्राइब्स थी,
यूची को पढ़ा हुआ कुषाण जो बने कहाँ से थे, सब बाहर से थे, लेकिन इंडिया आकर वो भारतीय हो गए, उनका भारतीयकरण हो गया। ठीक है, कोई धर्म नहीं हुआ, लेकिन वो क्या हो गए पूरी तरह से यहाँ के कल्चर, यहाँ के फूड, यहाँ की ड्रेसिंग, यहाँ की भाषा को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो हमेशा से ही बहुत सारे अलग अलग संस्कृतियों का मिलन भारत में रहा है। अब हुआ ये कि अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान सभा में प्रियम्बल में जोड़ दिया जाता तो इसका बहुत सीधा सीधा सा मतलब था कि अभी तक नहीं हो और अब हो रहे हो। क्या मतलब था कि अभी तक आप धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, लेकिन आज से आप क्या हो रहे हो। तो क्या ऐसा सच था ऐसा? इंडिया तो बहुत ही है ना सदियों से ही इसी भावना पर काम कर रहा है। तो संविधान सभा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एक्सपर्ट थे वो कभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द की जो अंतर्राष्ट्रीय मीनिंग या मायने होते थे वो ये होते थे उस समय, क्योंकि भारत का तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं था कि भारत समझा सके कि हम ऐसा धर्मनिरपेक्ष हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए उसमें लोग कंफ्यूज ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और चूंकि बहुत अलग अलग धर्म के और विचारधाराओं के लोग यहाँ रहते ही रहते हैं तो आपसी टेंशन होना भी स्वाभाविक सी बात, उसमें कुछ नया नहीं है। अब अगर आप धर्मनिरपेक्ष लिख देंगे और फिर मीडिया में ये आएगा कि दो धर्मों के बीच में यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, विचारधाराओं में युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसकी इमेज डाउन हो सकती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इमेज डाउन हो सकती है। क्योंकि प्रस्तावना क्या है, उसी की एक आइडेंटिटी कार्ड है, और आइडेंटिटी कार्ड पर फिर अगर जो लिख दिया है ना, आइडेंटिटी कार्ड पर अगर लिख दिया है, बनता है ना, हर आप जब ज्वाइन करेंगे सर्विसेज तो आपका भी आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, है ना। और इसमें मान लीजिए नाम आपका है और फोटो आपने किसी पड़ोसी की लगा के रखी हुई है, तो क्या होगा, दो लोग बोलेंगे अरे बड़ा फ्रॉड इंसान है, आइडेंटिटी कार्ड में नाम इसका, फोटो तो पड़ोसी की है। तो सही इमेज होगी आपकी, होगी कि नहीं, नहीं होगी ना। इसका मतलब है कि काम कुछ और है और हो कुछ और रहा है, प्रॉमिस कुछ और किया और हो कुछ और रहा है। तो वो इमेज इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की क्या हो सकती है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द के मायने ये थे उस समय कि धर्मों के बीच आपस में काफ़ी तनाव है, लड़ाइयाँ हैं, है ना, मारकूट मची हुई है और बहुत हैवी टेंशन्स हो गए। इसलिए लिख दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष, अब सरकार ऐसी नीतियाँ बनाएगी कि कोई भी एक धर्म को वो प्रोटेक्ट ना करे, जो कि भारत में था ही नहीं। तो इस दो चार चीज़ों के कंसर्न से उन्होंने इस शब्द को नहीं जोड़ा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या, पंथ, हाँ, जो पंथ है वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, हिंदू एक धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म में कई सारे पंथ हैं, वैष्णविज्म भी है, शैविज्म भी है, ठीक है। हिंदू धर्म की दो ब्रांच, अलबार नयनार संत को आप पढ़ेंगे भी भक्ति सूफी आंदोलन में नेक्स्ट बैच को, दिल्ली सल्तनत के बाद। तो कहने का मतलब है कि एक धर्म के अंदर भी बहुत सारे पंथ हैं, ठीक है। तो भारत ये होगा कि जितने भी पंथ हैं और धर्म को या पंथ को उन्होंने देखा व्यक्ति की जीवन शैली से। जीवन शैली से मतलब है कि वो किस गॉड में आस्था रखते हैं, क्या उनका डेली का रूटीन है, कैसी उनकी विचारधाराएं हैं। अगर वो चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पंथ में वो किसी एक इवेंट को बहुत ही, कोई मेले को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मतलब मानते हैं, तो सरकार उनको इस चीज़ की फुल फ्रीडम देगी कि मान लीजिए कई जगह होता है ना, जैसे संत सिंगा जी का नाम आपने सुना होगा, निमाड़ के कबीर कहलाते हैं, ठीक है। ये कबीर दास के नाम सुना होगा, किसी पर्टिकुलर धर्म से है क्या, पंथ से है ना, और उनको मानने वाले लोग कबीर पंथी कहलाते हैं। पनिका ट्राइब मध्य प्रदेश की एक ट्राइब है जो कबीर दास को मानती है। तो मतलब किसी एक आइडियोलॉजी में, चाहे वो किसी गॉड की आइडियोलॉजी हो या वो किसी इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी हो, उसमें विश्वास करने वाले लोग जो भी हैं भारत में, अलग अलग मतों में, अलग अलग ईश्वर में जो विश्वास या आस्था रखते हैं, भारत उन सब को उतना ही सम्मान देता है। चाहे वो बड़ा कोई ग्रुप हो, उसको उसके फॉलोअर चाहे 50 लाख हो, चाहे उसके फॉलोअर 5 हो। आपने अपना कोई पंथ आप भी बना सकते हैं, है ना। कोई विचारधारा दे दी आपने और आपको बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे, तो आप भी एक पंथ आपने बना लिया, एक आइडियोलॉजी आपने दे दी। और भारत सरकार या भारत के कानून की दृष्टि में आप भी उतने ही मूल्यवान होंगे, आपका पंथ भी उतना ही रिस्पेक्टेबल होगा जितना कि उस 50 लाख जनसंख्या के लोगों का होगा,
ऐसा नहीं कि किसी की संख्या 5 या 10 या 50 या 500 या 5000 या 5 लाख है और किसी की 5 करोड़ है तो इनके बीच अंतर या भेदभाव होगा। ये मतलब है भारत में सेक्युलर का, भारतीय संविधान में। और हम इसको बहुत ज़्यादा और इस तरह से जस्टिफाइड भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी संविधान सभा ने इन दोनों शब्दों की ज़रूरत महसूस नहीं की थी, इसलिए उन्होंने इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड। बाद में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, जैसा कि हमने देखा इंदिरा गांधी वगैरह, उनको अपने राजनीतिक जो लाभ थे वो सिद्ध करने थे, इसलिए उन्होंने इन दो शब्दों को प्रेमबल में जोड़ दिया। ना इसके जोड़ने से पहले कोई नुकसान हो रहा था, ना इसके जोड़ने के बाद कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा। पहले भी सिचुएशन वही थी, अभी भी सिचुएशन वही है। और हुआ ये कि और ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लोगों की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं बदली। ऐसे बदली कि बातें करते हैं धर्मनिरपेक्ष की, और धर्मनिरपेक्ष का जैसे कि हमने बोला दुनिया भर में क्या परिभाषा है कि जितने भी धर्म हैं उनके बीच में कुछ भी मतलब सरकार की नीतियाँ उनको किसी भी तरह से हार्म ना करे और लोग आपस में लड़े नहीं, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो ये बात संभव, जहाँ एक ही धर्म के लोग हैं वहाँ भी शांति है क्या? है? कोई ऐसा देश गिना दीजिए जहाँ एक ही धर्म के लोग रहते हैं और कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एक धर्म के अंदर ही कई ब्रांचेस हैं और वो ही आपस में लड़ रहे हैं। बात समझ में आ गई है? तो उनमें ही इतने टेंशन भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये शब्द को आप, है ना, मान लीजिए आपने आप दुकान खोली है आपने अपनी, है ना, और डमी लगा के रखते हैं, कुछ फ़ोन की दुकान है और डमी लगा के रखा, और आप फ़ोन बेच रहे हो और कोई व्यक्ति को आप सैंपल वो फ़ोन दिखा रहे हो जो कि क्या है, बहुत स्लो चल रहा है, ये चलते चलते बंद हो गया, तो दुकानदार खरीदेगा क्या? है ना, भले ही आपके बाकी डब्बों में रखे हुए फ़ोन सड़ रहे हो, जंग लग रही, लेकिन जो दिखाओगे वो तो कैसा दिखाओगे? अच्छा, ताकि वो देख के इम्प्रेस हो जाए, तुरंत खरीद ले। तो हम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए सैंपल के तौर पे देखें, प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का सैंपल के तौर पे देखें, तो आप क्या दिखाना चाहोगे? आप ये दिखाना चाहोगे धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है, फिर वो बोलेगा भैया ये क्या मुद्दा है, अभी शाहीन बाग का केस था, NRC CR पर क्या हुआ आपके देश के अंदर, है ना, या ये गोधरा कांड क्या था आपके देश का, ठीक है, या ये यहाँ पर हर राज्य हर जगह कोई ना कोई कम्युनल टेंशन है, ये क्या है? फिर तो आप तो बता कुछ रहे हो और दिखा कुछ रहे हो, तो इंडिया की इमेज अच्छी होगी कि ख़राब होगी? जब अगर हम ये वर्ड को शो ही ना करते, क्योंकि हमें तो पता है कि इतनी सारी कम्युनिटी है, घर में ही अगर 4 लोग हैं तो चारों की अलग अलग आइडियोलॉजी है, उसी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इतना बड़ा देश है, स्वाभाविक सी बात है, कैसे आप कर सकते हो कि नहीं होंगे कॉन्फ्लिक्ट? ऑफकोर्स होंगे, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जानती थी, ठीक है। और इसी बात को लेकर उन्होंने ये सारी चीज़ें, सैंपल अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन का सैंपल, अगर प्रीएम्बल को देखें तो ऐसी चीज़ थोड़ी ना रखोगे कि जो टेंशन वाली है, या आपको डर है कि ये वाला फ़ोन बीच में हैंग हो सकता है, तो आप वो थोड़ी दिखाओगे, आप तो एकदम बढ़िया ब्रांड न्यू दिखाओगे, यही है ना। तो क्यों आप ऐसा अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही आप? लेकिन मारी, इंदिरा गांधी ने मारी अपने पैर पे कुल्हाड़ी, और उसका परिणाम आज तक भुगत रहे। लोग बोलते हैं अरे हटा दो ना, क्यों नहीं हटा रहे हो आप, है ना, ये 2 वर्ड इतने ही परेशान कर रहे तो हटा दीजिए। ये जो प्रीएम्बल हमारी है ना, केशवानंद भारती केस में बोला, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप कुछ जोड़ तो सकते हो लेकिन कुछ हटा नहीं सकते। बेसिक स्ट्रक्चर की यही अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं संविधान का मूलभूत ढांचा। संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है, ये संविधान में भी नहीं लिखा है, इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। संविधान का मूलभूत ढांचा जो शब्द है वो पहली बार पॉपुलर हुआ ही केशवानंदन भारती केस के बाद। संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन, छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ आप जोड़ना चाहो तो जोड़ दो, आपको कम लग रही है, लेकिन आप कुछ वर्ड वहाँ से हटा नहीं सकते। अब जोड़ दिया आपने, अब ये शब्द हट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर नहीं होता तो हट जाते। अगली बात समझ में? तो ये 2 शब्द सिर्फ ऐसा नहीं कह रहे 2 शब्द पढ़े रहे तो क्या ले रहे हैं अपना, नहीं, ठीक है। ये बात जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है, ठीक है। जब बोलते हैं कि जब समाजवाद है आपके देश के अंदर, क्वेश्चन ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। जैसे आप दूसरे देशों के संविधानों की कमी और उनको पढ़ते हैं ना कि इतना टाइम लग गया, ऐसा है संविधान वैसा है,
वैसे ही लोग भारत के संविधान को भी पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं भैया ये कैसा सोशलिज्म है, 1% प्रॉपर्टी 70% लोगों के पास है ना? तो ये कैसा सोशलिज्म है? समझ में नहीं आया है तो नहीं परिभाषा है सोशलिज्म। भारत में तो है ऐसा, जब जो चीज़ है तो उसके लिए सोशलिज्म वर्ड लाने की क्या जरूरत है ना? हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है, 1% लोगों के पास 70% प्रॉपर्टी है, सरकार इनसे टैक्स भी ज़्यादा लेती है, इस टैक्स से बाकी 99% लोग जो हैं उनमें भी कुछ लोग हैं जो कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड है ना, EWS है या और भी कई सारी कैटेगरीज हैं। तो गवर्नमेंट क्या उनके लिए पॉलिसीज़ नहीं बना रही है? क्या उनको फ्री में बेनिफिट्स नहीं मिल रहे? क्या फ्री में एजुकेशन नहीं मिल रही? क्या फ्री में हॉस्पिटल्स हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है? क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं सिस्टम मिल रहा अपने को? क्या प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है हमारे देश में? क्या नए कंस्ट्रक्शंस नहीं हो रहे हैं, नए ब्रिज नहीं बन रहे, डैम्स नहीं बन रहे, किसानों को सिंचाई नहीं मिल रही है, घरों में बिजली नहीं आ रही है? ऐसा हो रहा है क्या? उनके घरों में भी आ रही है जो कि लाखों करोड़ों कमाते हैं, और उनके घरों में भी आ रही है जो सिर्फ मेहनत और मजदूरी करते हैं। आ तो रही है ना? क्या बोलते हैं, सोशलिज्म नहीं है। लेकिन पूरा सोशलिज्म लाने में क्या लगेगा? वक्त। अब दुनिया में तो क्वेश्चनिंग होगी कि आप तो सोशलिज्म की बात करते हो, और जब वेरियस इंडेक्स ऐसे आते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर आपके देश की छवि क्या होती है? बिगड़ती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत की छवि कभी भी इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से खराब हो, इसलिए वो इन बर्निंग मुद्दों को प्रीएम्बल में जोड़ने नहीं चाहते, जबकि इन सारे वर्ड्स पर बहुत दिनों तक डिस्कशन प्रीएम्बल में चला। लेकिन वो इतने इंटेलेक्चुअल थे कि आज क्या हो सकता है ये उन्होंने तभी आज से बहुत पहले ही सोच के रखा हुआ था। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो पॉलिटिकल ग्रीड इतनी बढ़ गई लोगों के अंदर कि संविधान सभा की क्या भावनाएं थी ये वो उसको समझ ही नहीं पाए, और अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए जब सोशलिज्म जोड़ा इंदिरा गांधी ने, उसके बाद जब इलेक्शन हुआ कांग्रेस का प्रचंड बहुमत मिला था उन्हें, गरीबी हटाओ का नारा दिया कि सोशलिज्म लाएंगे तो क्या होगा, बराबरी होगी और गरीबी अपने आप क्या हो जाएगी, हट जाएगी, बोल के चले गए। क्या ऐसा हो सकता है? संभव है भारत में, है ना? किसी के पास 50,000 रुपये और किसी के पास 5 रुपये या किसी के पास 1,000 रुपये, तो क्या दोनों में बराबरी हो सकती है? 50,000 वाला इसको दे देगा क्या आधे पैसे? दे देगा? नहीं देगा। आज वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देश नहीं चलते हैं, तानाशाही नहीं है यहाँ पर। ठीक है बड़ी प्योर फीलिंग के साथ भारत का निर्माण हुआ था, है ना? मतलब कि जो भारत का आज़ादी मिली, फिर आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन हो गया, और इस तरह के किसी वर्ड को भारत अपने संविधान में हाईलाइट करने के मूड में, पूरे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा धर्मनिरपेक्ष, हाँ धार्मिक स्वतंत्रता जरूर लिखा है। और क्या चाहिए? फंडामेंटल राइट दे दिया, रिलीजियस ऑफ फ्रीडम, और क्या चाहिए आपको? तो ये क्या थी? पॉलिटिकल ग्रेड, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, और अब आने वाले इतिहास में जितने भी लोग प्रस्तावना जब भी पढ़ेंगे तो वो इस चीज़ को बिल्कुल पढ़ेंगे कि ये क्या हुआ, फेयर नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था? क्लियर है? ओके, तो 42 जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, याद रख लेना ये। 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? लघु संविधान। मतलब 42वें संविधान संशोधन में इतने संशोधन किए कि एक छोटा संविधान बनाया जा सकता है। जो चीज़ें संविधान सभा ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ना कर सके, है ना, अपने लाभ के लिए संविधान से छेड़छाड़ ना कर सके, जो पाबंदियां लगाई थी उन सब पाबंदियों को इसमें हटा दिया। क्या कर दिया? मतलब पॉलिटिकल पार्टीज अब अपना शासन चला सके, संविधान का शासन ना चले, इसके लिए ये अमेंडमेंट हुआ। क्या बोलते हैं इसको? इतने संशोधन कर दिए, इसलिए इसे एक छोटा संविधान बोल सकते, इतने अमेंडमेंट हुए। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते? क्या जो गलती हुई उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ, तो वही बोले ना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर में ही उन्होंने बदलाव कर दिए ना। किस में चेंज कर दिए? फंडामेंटल स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन ही है कि
फंडामेंटल स्ट्रक्चर में आप जोड़ सकते हो, जोड़ दिया, हटा नहीं सकते। ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा सोच समझ के आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ भी चीज़ अगर आपने जोड़ दी तो अब आप उसे कभी भी हटा नहीं सकते। कितनी दूरदृष्टि रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। क्या, कैसे हमारा देश चलता है? लॉ से चलता है। और लॉ जो है वो किस ग्राउंड पर बनता है? वो संविधान के ग्राउंड पर बनता है। कौन बनाता है? संविधान। ठीक है, हाँ, जैसे कि आपने बोला था कि प्रीएम्बल को पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट में बोला कि पार्ट नहीं है, आपने बोला था कि है। हाँ, तो ऐसा बाद में नहीं हो सकता कि जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते? तो यही ना कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में चाहे प्रीएम्बल को बोल दिया उन्होंने कि बेसिक स्ट्रक्चर है, तो अब ये भी नहीं बोल सकते कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं। हाँ, बट बाद में अगर कोई जजेस चेंज हुए बाद में आगे जाके, हाँ, अगर कोई हुआ ऐसा, कोई बात हुआ कि बोलने लगे, अगर वो बोल दे कि नहीं प्रीएम्बल तो संविधान का भाग ही नहीं, ठीक है, तो ठीक है, हो सकता है ऐसा। ठीक, लेकिन भले ही संविधान का भाग नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी कार्ड तो है ही ना, है ना। भाग नहीं है तो क्या हुआ? आप कोई जैसी बनी वैसी तो रहेगी, ऐसा थोड़ी कि हटा सकते हैं, वैसे तो रहेगी रहेगी। जो वर्ड जुड़ गए वो भी उसमें रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे आप हटा दो, तो पहले हटाएंगे वही चीज़ जो संविधान का भाग है। अमेंडमेंट कहाँ हो सकता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपने जो वर्ड जोड़ दिए, ठीक है, अब आप बोलोगे संविधान का पार्ट नहीं है प्रीएम्बल, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड। अब आप बोलोगे ये वर्ड हटा दो, तो हटाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? संविधान का पार्ट बनाना पड़ेगा। और जैसे ही पार्ट बन गया, क्या बन गया? बेसिक स्ट्रक्चर। अब हटा सकते हो क्या? किसी भी कोई भी तरीके से आप नहीं हटा सकते। बट अगर से बेसिक स्ट्रक्चर से हटा दें और मतलब परसेप्शन पे डिपेंड करता है, नहीं तो जजेस के, तो जजेस के परसेप्शन पे सब कुछ जजेस ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट तो सब है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही ऐसा गया है कि अगर आप एक चीज़ से बाहर निकलोगे तो कोई दूसरा लॉ आपको पकड़ लेगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब ही है। रूल ऑफ लॉ अगर नहीं होगा तो जो व्यक्ति जिस मेंटेलिटी का है, वो अगर उसकी सरकार बन गई तो वो तानाशाह बन जाएगा। वो तो कई देशों में ऐसा हुआ है। क्या बन गए लोग? डिक्टेटर बन गए, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता आती है वो उसका दुरुपयोग भी करता है। तो हमारे देश में पावर को मिसयूज ना करें लोग, इसलिए हमारे देश में क्या है? संविधान है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और बड़ा ही बैलेंस अप्रोच से लिखा गया है संविधान। ठीक है, और लॉ हम बनाते ही इसलिए, लॉ किस लिए बनाते हैं? किसी गाय के लिए तो नहीं बनाए कि आज से ज़्यादा चारा मत खाना गाय, है ना, ये कल से इसको भी चारा खिलाओ, है ना, ये गाय के लिए भी आज स्कूटी की व्यवस्था की जाए, हाँ, ये कल से इनके लिए भी पब्लिक बसेस चलेंगी, गाय के लिए अलग से ट्रेन है। व्यवस्था है क्या? जानवरों के लिए तो नहीं है संविधान। संविधान इंसानों के लिए ही है, क्योंकि इंसान जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या करता है? चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, और वो अपना सिर्फ प्रॉफिट देखता है। इतनी सारी जनसंख्या का प्रॉफिट वो नहीं देखेगा। और यही वजह है कि रूल ऑफ लॉ सबको एक तरह से देखता है। उसके लिए तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देगा। इसलिए हमारे देश का हम फॉर्चुनेट है कि रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ पर है, किसी एक इंडिविजुअल का एडमिनिस्ट्रेशन। और रूल ऑफ लॉ को गड़बड़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश 42nd अमेंडमेंट में आपको देखने को मिलेगी।